नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम संपूर्ण आधुनिक भारत इतिहास के पार्ट 7 का अध्ययन करें। इससे पहले हम आपको 125 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा। और पीछे वाली वीडियो देखने के लिए हमारे संपूर्ण आधुनिक भारत प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही में बेल आइकन दबा दें। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 126 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस को कब प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताएं कि कांग्रेस जो था वो पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। सितंबर दिसंबर में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भी गांधी जी अल्पसंख्यकों के अलग निर्वाचन मंडल के नाम पर भारत वापस आ गए। इधर अंग्रेजों ने आंदोलन का दमन आरंभ कर दिया था। 4 जनवरी 1932 ईस्वी को कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरंभ करने के खिलाफ बंबई के मिल मालिकों ने किनके नेतृत्व में गांधी जी के आंदोलन के खिलाफ चेतावनी दी थी। यानी कि जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ करने की सोची थी गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, तो बंबई के मिल मालिकों ने किनके नेतृत्व में गांधी जी के आंदोलन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी थी। ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि होमी मोदी, इसका सही जवाब हो जाएगा होमी मोदी। गांधी जी के सबसे कट्टर समर्थक गुजराती व मारवाड़ी व्यापारी थे, लेकिन पुनः आंदोलन जो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना चाहे तो इनके नेतृत्व में ही उन लोगों ने विरोध की चेतावनी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन दलित नेता दलितों के संयुक्त निर्वाचन मंडल के पक्षकार थे। ये हमारा अगला सवाल है। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, एमसी राजा, नारायण गुरु, नन ऑफ दीज। आपको बताएं कि एमसी राजा इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान दलितों पर भी लागू किया गया। यरवदा जेल में बंद गांधी जी ने इसका विरोध किया था। अब हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के बारे में यह विचार किनका था कि यद्यपि हमने 1935 ईस्वी का संविधान इसलिए बनाया कि हम उसे साम्राज्य से भारत को बांधे रखने का सबसे अच्छा उपाय मानते थे। तो ये जो विचार था ये लॉर्ड लिनलिथगो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शासक 20वीं सदी के आरंभ में हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचंड समर्थक था। हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचंड समर्थक कौन कौन से किस किस जगह के शासक थे। तो आपको बताएं ये शासक थे आपके सबसे पहले अलवर के और फिर भरतपुर के। ये दोनों के दोनों सही जवाब हो जाएंगे। थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि इन्होंने आर्य समाज की गतिविधियों का संरक्षण दिया था, उर्दू की जगह हिंदी को बढ़ावा दिया, गोरक्षा और शुद्धि आंदोलन को भी इन राजाओं ने, अलवर और भरतपुर के राजाओं ने समर्थन दिया था। अलवर का राजा जय सिंह अपनी प्रजा से एक भारी देशभक्त का सम्मान पाता था। वह यूरोप वाले से दास्ताना पहने बिना हाथ नहीं मिलाता था। तो ये अपने आप में काफ़ी रोचक बातें हैं। काफ़ी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपको। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी। आपको बताएं कि रजवाड़ों में लोकतांत्रिक अधिकारों व संवैधानिक परिवर्तनों हेतु आवाज़ उठाई गई। अनेक राजाओं ने इनका दमन करना चाहा, पर बड़ौदा, मैसूर, त्रावणकोर जैसे राजाओं ने सीमित दायरों में ही संवैधानिक परिवर्तन शुरू कर दिए थे। तो इन्हीं के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय बम्बई में था। अब अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित किन रजवाड़ों ने समर्थन किया था। ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं सविनय अवज्ञा आंदोलन में चाहे भावनगर हो या जूनागढ़ हो या फिर आपका कठियावाड़ हो, इन सभी के सभी रजवाड़ों ने समर्थन दिया था। इंडियन स्टेट्स कमेटी ने कब अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आपको बताएं इंडियन स्टेट्स कमेटी, इसका गठन 1928 ईस्वी में सर हारकोर्ट
बटलर की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें राजा राजाओं ने यह रियायत दी कि उनकी सहमति के बिना ब्रिटिश भारत में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित किसी सरकार को सर्वोच्चता का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। यानी रजवाड़े अपनी इज्जत बचा रहे थे। तो इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी वो 1929 ईस्वी में की थी। कृषक प्रजा पार्टी जिसने वर्गीय मांगों के आधार पर, यानी कि कृषक प्रजा पार्टी जिसने वर्गीय मांगों के आधार पर मुसलमान किसानों और निचली जातियों के हिंदुओं को लामबंद किया था। तो बंगाल में जो इनको नेतृत्व देने का काम किया था वो था A.K. फजल हक। बंगाल में इन्होंने नेतृत्व दिया था। यह 1936 ईस्वी तक मुस्लिम लीग के पुनरुत्थान के बाद मुस्लिम वोटों के लिए उससे टक्कर लेती रही। इसका जवाब हो जाएगा C, A.K. फजल हक। अब नेक्स्ट सवाल है, आप सभी जानते हैं कि 1933 में 4 मुस्लिम प्रांतों व कश्मीर को मिला के अस्पष्ट रूप से पाकिस्तान बनाने की बात करने वाला रहमत अली निम्नलिखित किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? तो हमारे ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज और नन ऑफ दीज। आपको बताएं कि ये जो रहमत अली साहब थे ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और इन्होंने 4 मुस्लिम प्रांतों, कौन कौन? पंजाब, फिर उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध व बलूचिस्तान को मिला के इन्होंने एक पाकिस्तान की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस पार्टी का गठन कब हुआ था? 17, 16, 22, 27। तो आपको पता है जस्टिस पार्टी का गठन 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 में गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ और गैर ब्राह्मणों के एक औपचारिक राजनीतिक पार्टी के रूप में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ। उसने कांग्रेस का विरोध ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन करके किया था कि भाई कांग्रेस पे क्या है, ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। और जस्टिस पार्टी ने, अगला सवाल है हमारा 137 नंबर, जस्टिस पार्टी ने अपना नाम बदल के कब दरवीर कजगम कर लिया? तो आपको पता है अगस्त 1944 ईस्वी में, अगस्त 1944 में जस्टिस पार्टी ने, जिसके अध्यक्ष अब रामास्वामी थे, अपना नाम बदलकर दरवीर कजगम कर लिया। यानी जिसका प्रमुख उद्देश्य एक अलग गैर ब्राह्मण राज्य या दरवीर नाडु की मांग को पूरा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मंदिर प्रवेश के अनेक संगठित आंदोलन हुए। इनका सही मिलान हमको करना है। तो सबसे पहले देखिए वैक्कम सत्याग्रह। तो वैक्कम सत्याग्रह आपका हुआ था 1924-25 ईस्वी में। मंदिर प्रवेश के लिए सारे आंदोलन हुए थे क्योंकि अन्य जाति के लोगों को मंदिर प्रवेश में काफ़ी समस्या आती थी। तो गुरुवायूर सत्याग्रह ये आपका हुआ था 1931-33 ईस्वी में। और मुंशीगंज काली मंदिर सत्याग्रह ये हुआ था आपका 1929 ईस्वी में। और कालाराम मंदिर सत्याग्रह ये हुआ था आपको 1930-35 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, छुआछूत को सार्वजनिक चिंता का विषय सबसे पहले किसने बनाया? आपके जहन में आता होगा कि भाई अंबेडकर या MC राजा, कौन? लेकिन आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, इसका उत्तर होगा गांधी जी। 1920 के असहयोग के प्रस्ताव में छुआछूत की समाप्ति को स्वराज प्राप्ति की बुनियादी शर्त घोषित किया गया था। 140 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डॉक्टर अंबेडकर ने अलग निर्वाचन मंडल की मांग सबसे पहले वह किस कमीशन के सामने की? तो आपको बताएं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अलग निर्वाचन मंडल की मांग सबसे पहले साइमन कमीशन के सामने की। दलितों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अभाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाने के अकेले साधन के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने अलग निर्वाचन मंडल की मांग सबसे पहले 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के दिए गए अपने वक्तव्य में किया था। गोलमेज सम्मेलन के पहले दौर में भी इस रुख की ओर और भी आगे बढ़ गए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 141, अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बनाई? ये हमारा अगला प्रश्न है। आपको बताएं कि गरीबों व दलितों की केवल जाति से अधिक व्यापक आधार पर लामबंद करने के लिए अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव रखी, जिसका उद्देश्य मेहनतकश वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देना था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ किसने आरंभ किया था? तो आपको बताएं ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये किया था हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने। अब है भारतीय उद्योगपतियों के संगठन फिक्की के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको थोड़ा सा फिक्की के बारे में जान लेना चाहिए, सारे एग्जाम में पूछता है। 1927 ईस्वी में
फिक्की का आपको गठन हुआ था। और 1921 में जो बना था यूरोपियन संगठन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसके जवाब में 1927 में भारतीय उद्योगपति ने अपना संगठन बनाया था और इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल्टन यंग कमीशन कब स्थापित हुआ था? आपको पता है इसमें रुपये और स्टर्लिंग की विनिमय दर को 1 शिलिंग 6 पेंस तय किया गया था। यह स्थापित हुआ था आपका 1926 ईस्वी में। अंग्रेजों के युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने पर किस पार्टी पर लगा प्रतिबंध 1942 ईस्वी में हटा दिया गया था? तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि सोवियत संघ के युद्ध में शामिल होने पर अंग्रेज के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश के फैसले का समर्थन कर दिया। कौन? यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, और उन पर लगा बैन तब अंग्रेजों ने हटा लिया। ताराबाई शिंदे की ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ये बरार की मराठन यानी कि मराठी स्त्री थी। इनकी पुस्तक ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत कब लिखा था? तो भले ही यह लिखा कब था, तो वह 1875 ईस्वी में ही लिख दिया था। और बंगाली बुद्धिजीवी थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद 1882 ईस्वी में इसको शामिल कर लिया गया उनके उपन्यास आनंद मठ में, लेकिन लिखा था पहले 1875 ईस्वी में भी। अब वंदे मातरम गीत को सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1896 ईस्वी में कांग्रेस के किस स्थान के अधिवेशन में गाया था? भाई 1896 ईस्वी में वंदे मातरम गाया गया था, और वो कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता अधिवेशन था। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रवादी चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध चित्र भारत माता कब बनाया? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि ये जो चित्र बनाया था भारत माता के, इसके बाद से भारतीय स्वदेशी आंदोलन और जोर पकड़ लिया 1904-05 ईस्वी में। यहाँ देवी माँ सौम्य व शांत थी तथा सुरक्षा व समृद्धि देने वाली ऐसी छवि जो मानवीय भी है और देवीय भी है। अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री मताधिकार यानी स्त्री को वोट देने के अधिकार की मांग को लेकर भारत सचिव मॉन्टेग्यू के पास एक प्रतिनिधि मंडल लेकर गई थी? तो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनने वाली सरोजिनी नायडू एक प्रतिनिधि मंडल लेकर मॉन्टेग्यू के पास गई थी। भारत को किला सरोजिनी नायडू। बंगाल के कांग्रेसी नेता चित्तरंजन दास से जुड़ी महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। आपको बता दें कि चित्तरंजन दास से महिला स्वतंत्रता सेनानी की बात हो रही है, उनसे जुड़ी हुई। तो आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि ये सारी की सारी महिलाएं उनसे जुड़ी हुई है। बसंती देवी जो थी वो उनकी वाइफ थी, पत्नी। उर्मिला देवी थी वो उनकी सिस्टर थी, बहन थी। सुनीता देवी थी वो उनकी भतीजी थी। ठीक है, ये सारी की सारी महिलाएं उनसे जुड़ी हुई है। दिसंबर 1921 में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन को कलकत्ता की सड़कों पर खुलकर ये लोग प्रदर्शन किए और गिरफ्तारी भी दी। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद में जो महिलाएं जुड़ी वो सारी की सारी जनरली उच्च वर्ग की महिलाएं थी। बाद में निम्न वर्ग की भी महिलाएं आई। हमारा अगला सवाल है 152 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की तरफ से कभी बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिली, बस प्रतीकात्मक सिंबॉलिक जिम्मेवारी मिली, जिससे खिन्न होकर किस कांग्रेसी नेता ने यह उद्गार व्यक्त किया कि कांग्रेस उनको केवल कानून तोड़क बनाना चाहती है, न कि कानून निर्माता। उनको कांग्रेस केवल कानून भंजक बनाने चाहती है, कानून निर्माता नहीं बनाना चाहती है। तो ये उद्गार व्यक्त किया था सरला देवी चौधरानी जी ने। ये भारत की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है इसका आरंभ जो था, विमेंस इंडियन एसोसिएशन का आरंभ प्रबुद्ध यूरोपीय व भारतीय महिलाओं ने किया। इनमें सबसे प्रमुख थी आयरिश नारीवादी मार्गरेट कंजिस और एनी बेसेंट। ये हुआ था 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आरंभिक नारी संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी, तो ये जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था ये था ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस। 1925 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन ऑफ की शाखा के रूप में इसका स्थापना हुई थी और ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस का इसकी स्थापना हुई थी। आरंभ में यह स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाला गैर राजनीतिक संगठन था जिसकी प्रमुख प्रेरणा स्रोत मार्गरेट कंजिस थी। बाद में यह संस्था राष्ट्रवादी राजनीति में भाग लेने तथा मताधिकार से लेकर विवाह संबंधी सुधार व कामगार स्त्रियों की हक की आवाज़ उठाने लगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। सरला देवी चौधरानी भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक 1910 में इलाहाबाद में हुई। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में इसने अपनी शाखा खोली। किसके नेतृत्व में? भाई सरला देवी चौधरानी के नेतृत्व में। और ये आप यहीं पे हमारा ये 300 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और पीछे वाले 124 क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जो संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें जा सकते हैं। प्राचीन भारत के हमने 400 प्रश्न बनाए। आप नेट की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी टीजीटी किसी चीज़ की भी तैयारी कर, इतिहास से संबंधित कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर प्राचीन भारत के 400 प्रश्न देखिए। उसमें से ज़रूर आपको किसी भी एग्जाम के 60-50% क्वेश्चन उसमें से आएंगे। आप जाके देखिए, पूरे डील हम करते हैं, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छुपे रहते हैं। फिर मध्यकालीन भारत के भी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। फिर हम आगे इसको अब कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप एकदम कंटिन्यू रहिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ सुझाव है या कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।